सर इनकम टैक्स में तो हमें विश्वास हो गया कि ये थ्योरेटिकल पेपर है और बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ की तरह थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं बच्चे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। हम तो नहीं मानते सर। बेटे इतनी भी जल्दी मत करो, जब प्रैक्टिकल आएगा तो भागते फिरोगे कि सर इसके प्रैक्टिकल से हमें बचाओ। इसलिए जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो इनकम टैक्स कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इसीलिए मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले लॉ को समझना पड़ता है, तभी हम प्रैक्टिकल कर पाते हैं। आज करवाएंगे, पक्का स्टार्ट करवा देंगे। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं और आपको इनकम टैक्स में आगे कुछ नई बातें बताऊंगा। हमारे बेसिक कंसेप्ट कवर होते हैं सेक्शन 1 to 4 में, वो हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन था, हमने पढ़ाया ताकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई और वो टर्म्स हमारी डेफिनेशन चैप्टर में और प्रीवियस ईयर यहां पर कवर्ड थे। तो और भी डेफिनेशंस थी, जब जरूरत पड़ेगी, जब वो टर्म आपके सामने आएगी तब आपको समझाएंगे, तब उसका मीनिंग क्लियर होता है। इसीलिए हमने अभी अपने मतलब की सेक्शन 4 में आने वाली टर्म्स आपको बताई हैं। हाँ सर, आपने हमें बताया कि पर्सन क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, ये हमने आपको नहीं बताया और हम बताने वाले भी नहीं है कि उसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सर बुक में लिखा हुआ है, छोड़ दो। समय के साथ जैसे जैसे इनकम टैक्स में आगे बढ़ोगे वो डेफिनेशन अपने आप विजुलाइज होने लग जाएगी। अभी दिखाऊंगा तो सर पकड़ लोगे, कोई जरूरत ही नहीं है। कभी आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन में टोटल इनकम की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। एवरी पर्सन मतलब पर्सन आपने समझ लिया। टोटल इनकम का एक न्यूमेरिकल डायग्राम आपको भी दिखा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है ये समझ लिया। तो हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर के दौरान एक्सीड कर जाएगी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो होगा एसएससी। तो आज पहले मेरा मुद्दा यह है कि कौन सा मैक्सिमम अमाउंट है जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेती। और जानते हो ये वाली बात सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी, वो कहते हैं ये हम ना फाइनेंस एक्ट के थ्रू हर साल अपडेट कर देंगे कपूर साहब। यानी हर साल स्टूडेंट कहता है कि सर इनकम टैक्स तो हर साल नया आता है। अरे नया नहीं आता, कहा है तुम्हारे को, कई बार कहा है, बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे, कहा है ना। यानी यही जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसी को सरकार ऊपर नीचे हर बार फाइनेंस एक्ट में करती है। इसके सिवाय उसको दो चार चीजें और दिख जाती हैं। ओके, तो पहले हम जानेंगे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या होता है। इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको टैक्स देना है, और वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि परफेक्शन तो हम पूरा इनकम टैक्स खत्म होने के बाद ही कर पाएंगे। ओके सर, नाउ डेफिनेशंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रट ली होंगी। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड करेगी तो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब सर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल का एक फॉर्मेट भी तो होता है ना। सर अकाउंट्स में हम जर्नल एंट्रीज बनाते थे, लेजर अकाउंट बनाते थे, एक फॉर्मेट तो होता था। ऐसे ही ना यहां पर भी जब हम इनकम निकालेंगे, इनकम का टोटल करेंगे तो थोड़ी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो यहां पर देखो क्या है,
टोटल इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल इनकम। कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती हैं, उनको सरकार कहती है कि लिस्ट में मत लाना, यानी एक लिस्ट बनाना, उस लिस्ट में जो टैक्सेबल इनकम्स हैं उनको एक के नीचे लिखना, वर्टिकली लिखना, और फिर उसको टोटल कर लेना। अब ये जो टोटल इनकम आप वर्टिकली लिखोगे ना, इसे 5 हेडिंग्स के अंदर लिखना, और वो 5 हेडिंग्स होंगी सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये 4 होंगी। ये 4 मेन हेडिंग्स हैं। इनको छोड़ के जो बच जाएं उनको बोलते हैं अदर सोर्स। ये 5 हेडिंग्स में आप अपनी इनकम दिखाना, और इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, तो अभी मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर आपको स्क्रीन पर सेक्शन दिख रहे हो कि सर ये 15 से 17 सेक्शन है, उसके बाद 18 to 21 आज की डेट में डिलीटेड है, उसके बाद 22 to 27 है, 28 to 44 है, और 45 to 55 है, 56 to 59 है। ये सेक्शन जब हम पढ़ लेंगे तो हम ये 5 हेड्स पढ़ लेंगे। इन 5 हेड्स को हम ऐसे वर्टिकली जब टोटल करेंगे तो उसे नाम देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर गवर्नमेंट कह रही है कि कपूर साहब जो 5 हेड्स की इनकम होती है ना, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शंस की, जिसमें से डिडक्शंस की सेटिंग है कि माइनस किया जाता है। डिडक्शन का मतलब ये होता है माइनस किया जाता है, ये माइनस कर दिया जाता है तो टोटल इनकम आ जाती है। ओके, नाउ धीरे धीरे जब हम नॉलेज गेन करते जाएंगे तो ये चार्ट बड़ा होता जाएगा। अगर अभी आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको हो सकता है बुक में 2 पेजेस का चार्ट दिखाई दे कि टोटल इनकम का। सर बुक में तो चार्ट 2 पेजेस का है, 2.5 पेज का है, 3 पेज का है, तो वो अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, इसलिए मैंने अभी उसको शॉर्ट में बनाया है। फिर जैसे आप सीखते जाएंगे अपने आप वो समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब इसमें पढ़ने की बात क्या है, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल जो एमसीक्यू बेस्ड आपको पढ़ना है वो ये कि यहाँ लिखा है कि ये जो आपकी टोटल इनकम आएगी, ऊपर वाली इनकम की बात नहीं कर रहा, जो फाइनल फिगर आएगी हो सकता है ये मल्टीपल ऑफ 10 में ना हो। मान लेते हैं ये टोटल इनकम आई 40,32,834.99, ये आपकी टोटल इनकम बनी। ओके, लॉ कहता है कपूर साहब बच्चों को ये बता दो कि हम टोटल इनकम ना मल्टीपल ऑफ 10 में पूछा करते हैं, या मल्टीपल ऑफ 10 में बतानी पड़ती है। पहले इनकम को राउंड ऑफ कर लो मल्टीपल ऑफ 10 में, फिर उसके टैक्स निकालने की बात करना। तो सेक्शन 288 ए कहता है कि टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तो आप कहोगे कि सर ठीक है, इसको हम मल्टीपल ऑफ 10 में लिख देते हैं। अब आप कहोगे इसे लिख देते हैं 40,32,835। तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? सर हमने तो ठीक किया, आपने कॉमन सेंस लगा के ठीक किया। कॉमन सेंस ये कहती है कि सर पीछे था 99 पैसा, इसलिए ये हो जाएगा 835, और जब भी यहां पर 35 आ रहा है तो हम इसे 840 कर देंगे। यानी अगर आप 840 आंसर लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई लॉ पढ़ना पड़ेगा। मेरे मन में ना कभी कुछ उदाहरण देने का मन आता है, मगर मैं देता नहीं हूं, क्योंकि आजकल ना बातें पॉलिटिकल हो जाती हैं, डिस्प्यूट में चली जाती हैं। इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स को हमें कहते हैं मजा बहुत आएगा सुनने में, पर वो डिस्प्यूट खड़ा कर देते हैं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। लॉ में लिखा है कि बेटे लॉ की बात माननी पड़ेगी, और राउंडिंग ऑफ की बात लॉ में कैसे लिखी है वो आपने याद करनी है। यहां लिखा है कि राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है, पैसा शेल बी इग्नोर्ड, यानी कपूर साहब पैसे को राउंड ऑफ मत करना, इग्नोर करना। ठीक है, एंड पैसा इग्नोर होने के बाद अगर एंड में 5 बच रहा हो, या 5 से कोई बड़ी फिगर बच रही हो, तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कर देना।
अदरवाइज इसका मतलब यदि वो 5 से नीचे की फिगर हो तो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 कर देना। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले पैसा इग्नोर करता हूं, यानी इस पैसे को मैंने हटा दिया। अब लॉ यहां पर कह रहा था कपूर साहब अगर ये 5 या 5 से अधिक है तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, अदरवाइज प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10। तो बताओ हमारे केस में प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 लूं या नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 लूं? प्रीवियस लेंगे, तो इसका प्रीवियस 10 क्या हुआ? 30। लेकिन सर अगर यहां पर मान लो 62,38,545.12 पैसा होता तो मैं पैसा इग्नोर कर देता, और क्योंकि ये 5 है तो मैं 62,38,460 ले लेता। यानी अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा हो तो अगले 10 पे चले जाना, और 50 के बाद 60 पे आ गया। अगर सर 5 से नीचे की फिगर है लास्ट वाली तो प्रीवियस 10 पे चले जाना। ये राउंडिंग ऑफ के रूल हैं, बहुत सिंपल है। इस पर इससे ज्यादा समय मैं लगा नहीं सकता क्योंकि इनकम टैक्स में मुझे बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक आपके साथ जाना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, राउंडिंग ऑफ सीख ली। राउंडिंग ऑफ का एमसीक्यू अच्छे से ध्यान से करना अगर आएगा तो। अब हम बात करते हैं कि सर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या होता है। हर साल फाइनेंस एक्ट के साथ इसको बदला जाता है। तो आपने खैर फाइनेंस एक्ट याद नहीं करना, आपने ध्यान रखना है कि जो आपका असेसमेंट ईयर है और जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके लिए मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। ओके, 3 लिमिट है। यहां पर मैंने लॉ लिखा है और नीचे मैंने उसको डायग्राम की हेल्प से और क्लियर करने की कोशिश की है। एक ही बात लिखी है कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसका मतलब समझते हो? लिखना चाहो तो लिख लो कि देयर इज नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ कंपनी और इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटीज। पर्सन तो अलग अलग तरीके के होते हैं। लॉ कह रहे गगन फर्म को हम कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं दे रहे, यानी फर्म जितना भी पैसा कमाएगी पूरी उस इनकम पे टैक्स देगी। कंपनी जितना पैसा कमाएगी उस इनकम पे टैक्स देगी, और लोकल अथॉरिटीज भी जो कमाएंगी वो उस पे टैक्स देंगी। सरकार का ये भी मतलब है कि गगन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ना छोटी सी होती है। कंपनी अपनी तुझे पता है कितना कमाती है, फर्म कितना कमाती है, तो उनको क्या करना है। खैर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरह अगर कोई एमसीक्यू का पॉइंट आ जाए तो आपको ध्यान रहे लॉ को पढ़ना, इंटरप्रेट करना और वहां से इंफॉर्मेशन निकालना। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होगी ओनली फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के ऊपर। नेक्स्ट लिखा है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 है। जिस असेसमेंट ईयर को हम फॉलो कर रहे हैं उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 है। फॉर अबव कैटेगरी ऑफ पर्संस जो ये हमने बताए हैं इन सब के लिए 2,50,000 है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। अब ये जो एक्सेप्शंस होती हैं इसी को हमें ध्यान से समझना है। नाउ इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट हो, अब सर रेजिडेंट क्या होता है तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो जो भारत में रह रहा है वो रेजिडेंट है। तो सर सिटीजन की बात कर रहे हो? नहीं, जो भारत में रह रहा है उसको रेजिडेंट कह रहा हूं। मीनिंग हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। अभी बुक अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगी तो बता देगी कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है। तो इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है, अगर उसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गई है प्रीवियस ईयर में,
यानी हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 21 से, एंड होगा 31 मार्च 22। इस दौरान अगर कोई इंडिविजुअल 80 ईयर्स का है या 80 ईयर से बड़ा है तो गगन उसकी एग्जेम्पशन लिमिट 250 नहीं होगी, 5 लाख मिलेगी। मतलब उस इतनी उम्र का व्यक्ति भी कमा रहा है, देश को पैसे दे रहा है, तो सरकार कहती है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। हालांकि सरकार कहती है मैं पूरा एग्जाम नहीं कर सकती क्योंकि लोग फिर उसका मिसयूज करते हैं, तो हम उसकी लिमिट बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने सम्मान देते हुए उनकी लिमिट एनहेंस करके 5 लाख कर दी। यानी कि जिस रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज 80 या उससे ज्यादा हो तो वो 5 लाख से ज्यादा कमाएगा तो ही टैक्स देना, नहीं तो नहीं देना। सेकंड, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, एज 60 या उससे ज्यादा हो, प्रीवियस ईयर के बीच में कभी भी, तो हम उसकी 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लेते हैं, या उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, वो 3 लाख से ज्यादा कमाएगा तो टैक्स देगा। सर यहां पर आपने लिखा है मोर देन 60, तो यहां पर 80 वाला भी कवर होगा? नहीं, जब लॉ में स्पेसिफिकली 80 दे दिया तो इसका मतलब यहां पर 60 या 60 से ज्यादा बट अप टू 79 ईयर्स तक आएगा। ठीक है, यानी कि एनहेंस्ड लिमिट है 3 लाख और 5 लाख। यानी कि एनहेंस्ड लिमिट आपको HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए उपलब्ध नहीं है, इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध है। पर बच्चा ये याद कर लेता है एज 60 तो 3 लाख, एज 80 तो 5 लाख, और वो गलती कर देता है। क्योंकि यहां पर एज के साथ साथ ध्यान रखना है रेजिडेंट, यानी MCQ में वो पूछ सकता है कि इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट एज 65 ईयर्स, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बताओ। तो क्योंकि नॉन रेजिडेंट को लिमिट नहीं मिली है, उसकी 250 रहेगी। और ये बात समझाने के लिए मैंने आपके लिए चार्ट भी बनाया। चार्ट कहता है इंडिविजुअल को थोड़ी देर में साइड रखते हैं क्योंकि इसके ऊपर एनहेंस लिमिट लग रही है, बट HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनकी लिमिट 250 है। फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी की लिमिट नील है। इंडिविजुअल पर लिमिट डिसाइड करने से पहले देख लेना कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो बात खत्म, 250 की लिमिट है। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर देख लो क्या उसकी एज 80 को क्रॉस कर गई है प्रीवियस ईयर में, तो 5 लाख की लिमिट है। अगर एज 60 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 80 है तो लिमिट 3 लाख है, और अगर एज 60 या उससे कम है तो लिमिट 250 है। क्योंकि इनकम टैक्स में गलती के स्कोप बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैंने नोट बना के दोबारा लिखा कि एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो याद रखना उसको कोई एनहेंस लिमिट नहीं मिलेगी, चाहे उसकी एज 60 हो, चाहे उसकी एज 80 हो, कुछ भी हो, उसकी लिमिट 250 ही रहने वाली है। ठीक है, तो हमने चार्जिंग सेक्शन के अंदर जो टर्म लिखी है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उसको भी हमने समझ लिया। क्लियर है? किसकी लिमिट 250 है, किसकी लिमिट 3 लाख है, किसकी लिमिट 5 लाख है, अपने आप से 2 4 5 बार क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। लिख के देखना, चार्ट बनाना, समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। सर हमने तो पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो लागत कम आती है, तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। लार्ज स्केल हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, नहीं टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा जी, अब टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इस पर बात करते हैं। रेट ऑफ टैक्स, अब मैं
जब टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो पहले लॉ में जो रेट लिखे हैं वो पढ़ लीजिए। तो जो आपके रेट हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के, है ना, वो आपको पढ़ने हैं। ये आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल ज्यादा हो गया, छोड़ दो इसको। टैक्स रेट जो कि इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, टैक्स रेट जो कि एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए एप्लीकेबल हैं, इन सभी के ऊपर स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगता है। स्लैब रेट समझते हो, इस तरीके से स्लैब बना दी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। इन सभी के ऊपर ना स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। यानी यहां पर मैंने फर्म को नहीं लिखा, यहां पर मैंने कंपनी को नहीं लिखा, फर्म और कंपनी के ऊपर ना फिक्स्ड रेट लगते हैं और स्लैब रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है। हमारा कोर्स इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ओके। और बेसिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ के रूल जो होते हैं वो सेम होते हैं, पर यहां पर आपको पता है कि एचयूएफ को एडवांटेज नहीं दी गई, इंडिविजुअल को दी गई है। तो इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है, एज 80 ईयर को क्रॉस कर रही है तो लिमिट 5 लाख की थी, कोई टैक्स नहीं देना। रेजिडेंट है, एज 60 को क्रॉस कर रही है लेकिन 80 को क्रॉस नहीं हुई तो लिमिट 3 लाख है, और बाकी जितने भी बच गए उनकी लिमिट 250 है। तो इसमें रेजिडेंट आ गए बिलो 60, इसमें नॉन रेजिडेंट आ गए कोई भी एज के, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब की लिमिट 250 है। तो मैं 3 पार्ट्स में आपको टैक्स के रेट बताने वाला हूं। नंबर 1, पहले हम ले रहे हैं कॉमन लोग जिन सब की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 250, ओके। अप टू 2,50,000 नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 250 से ज्यादा इनकम है, 5 लाख तक आपकी इनकम जा रही है तो टैक्स रेट है 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है तो रेट लगेगा 20%। अगर आपकी इनकम 10 लाख को ज्यादा है तो आपका रेट हो जाएगा 30%। पर ये रेट लेना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूं। सपोज करते हैं मिस्टर एक्स, उसकी एज है 32 ईयर्स और उसकी टोटल इनकम डिडक्शन वगैरह सब लेस करने के बाद मान लीजिए 7,50,000 रुपए है, उसका टैक्स निकालना है। तो ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है और हमारी फर्स्ट कैटेगरी में लिखा था, अगर हम यहां देखें, अप टू 2,50,000 परसेंटेज नील, टैक्स का अमाउंट नील, ओके। सर अबव 250 टू 5 लाख 5%, फिर लिखा था अबव 2.5 लाख टू 5 लाख है तो 5%, अबव 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो 20%, जबकि हमारे केस में तो सर वो 7.5 लाख तक ही जा पा रहा है तो यहां पर उसकी रेट है 20%। ऐसे करेंगे या फिर सीधा 7,50,000 की इनकम में से 2,50,000 की इनकम माइनस कर दें और उसके ऊपर 20% ले ले, ऐसे करेंगे। तो कई सारी इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड में आ रही हैं इसको पढ़ने के बाद, तो मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूं।
यहां पर लिखा है, अगर आप यहां पर देखें तो हमने लिखा है कि इनके ऊपर ना स्लैब रेट एप्लीकेबल है। तो स्लैब रेट का मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसका मतलब ये है कि बेटे इसको तो आप भूल जाओ, ऐसे नहीं होगा। इसको मैं हटा देता हूं, ऐसे नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब होता है कि पहले आप ये वाली सीढ़ी चढ़ो, और इस सीढ़ी में लिखा है कि इनकम में से पहले 250 लाख रुपीस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अपनी इनकम में से पहले 2,50,000 तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर दूसरी स्लैब आएगी 2,50,000 से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक की इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। तो सर इसका मतलब हो गया, इसको हम अगर कहें तो हम ऐसे कहेंगे नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया सर 12,500। तो दूसरी स्लैब पूरी हो गई। अब तीसरी स्लैब पर आऊंगा। तीसरी स्लैब थी 5 लाख से लेकर के 10 लाख, और यहां पर हमारी इनकम लकीली 750 पे ही रुक गई। तो यहां लिखेंगे नेक्स्ट 250। अब सर ये भी 250, ये भी 250, ये 250 क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इनकम का एग्जांपल 750 लिया था। तो मैं इसको चेंज करके 780 कर देता हूं। लो 780 कर देता हूं। लो इसको मैं कर देता हूं 7.8, है ना? तो फिर आपको अगर कोई फिगर की दिक्कत हो रही हो तो वो भी हट जाएगी। तो ये 280 हो गया। तो 2,80,000 के ऊपर 20%, 56,000। ऐसे निकालेंगे, स्लैब बाई स्लैब निकालेंगे। ओके, इसे करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, पर मैं इसे पूरा कर लूं। इसे मैंने टोटल किया 12,500 प्लस 56,000, ये हो गया 68,500। मैं ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसी पे नजर रखना। इस सीबीडीटी सर्कुलर को मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूं। ओके, यहां पर मैंने ये लिखा नहीं है अभी, चलो लिख दूंगा, मैं यहां ऐड कर दूंगा। कुछ यहां पर मिस हो गया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कपूर साहब आप इनकम टैक्स देंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें आपसे और भी टैक्स चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चाहिए। मतलब भारत सरकार कह रही है कि हम ना एक तो स्वास्थ्य और एक शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए आपसे छोटा सा योगदान चाहते हैं। सेस का मतलब होता है स्मॉल टैक्स। इन केस ऑफ एवरी पर्सन, चाहे आप टैक्स इंडिविजुअल का निकाल रहे हो, एचयूएफ का, एओपी, बीओआई, जिसका भी निकाल रहे हो, ठीक है। ये मैं लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं। जब लॉ में लिखा है एवरी पर्सन, यानी सातों कैटेगरी में जिस किसी का भी टैक्स आप निकालोगे, ध्यान रखना टैक्स पेबल शेल बी इंक्रीज्ड बाय 4%। 4% टैक्स और बढ़ा देना हेल्थ एजुकेशन सेस के नाम का, ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो अभी सरचार्ज आपने पढ़ा नहीं है, बाद में आएगा। तो वो सरकार कह रही है कपूर साहब ये जो आपका टैक्स आया, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसमें सरचार्ज भी लगेगा, अभी नहीं है। इसको लगाने के बाद, यानी सरचार्ज को लगाने के बाद आपने इसमें हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ देना है एट द रेट ऑफ 4%। जो आएगा उसका फिर 4% और ऐड करना है।
2740, 0 4 7 and 5 12, 9 and 2 11, ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड टैक्स पेबल। और ये टैक्स पेबल जो आएगा इसको भी राउंड ऑफ करना है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। ये बात सेक्शन 288B कहता है, जो कि मेरे नोट्स में मिसिंग थी। लीजिए जी, हमारा पहला प्रैक्टिकल हो गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख के पूछ रहा हूं। मिस्टर एक्स, एज 40 years, टोटल इनकम 15,60,000, कैलकुलेट टैक्स पेबल। कीजिए, न्यूमेरिकल करने का आपको शौक आ रहा था तो कीजिए। चार्ट देखना हो यहां से देखिए और बनाइए। गलत हो जाए तो घबराना नहीं है। इनकम टैक्स में जितनी बार गलती करोगे उतनी बार कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो मैं बनाऊं। ओके, हम लिखते हैं सबसे पहले अप टू 2,50,000। यहां लिखा परसेंटेज और यहां लिखा अमाउंट, बीच में मैंने जगह छोड़ दी। तो मैंने कहा भाई यहां पर तो होता है नील, तो यहां पर भी हो गया नील। सेकंड, अगली स्लैब थी सर 2,50,000 से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक। ठीक है, तो 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक। लॉ में तो यही लिखा है, अबव 2.5 लाख अप टू 5 लाख। पर ये बताओ इसमें कितनी इनकम आ रही है? सर इसमें इनकम आ रही है 5 लाख माइनस 250, 250। तो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं, आपको दो तरीके से प्रेजेंटेशन मिलेगी। एक तो ये मिलेगी, फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, 12,500 रुपए, अबव 5 लाख अप टू 10 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, मतलब 1 लाख, और उसके बाद आएगा बैलेंस। या फिर अबव 10 लाख, हम उसे लिखेंगे 5,60,000। इस पर आएगा 30%, 5,60,000 इंटू 0.3, 1,68,000 प्लस 1,12,500, 2,80,500। अभी आदत डाल देते हैं, हमने पढ़ाया नहीं, सरचार्ज आएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे को पढ़ना नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 11,220, 02719। क्योंकि ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है तो मुझे राउंडेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज माय टैक्स पेबल। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि ये वाला तरीका ज्यादा सिंप्लीफाइड है, तो लोग ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, और ये इसी लॉ का इंटरप्रिटेशन है। तो यानी किसी बुक में अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो भी चलेगा, है ना। और अगर किसी बुक में आपको ये वाले कॉलम की बजाय ऐसे लिखा हुआ मिले तो भी चलेगा। ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से कोई एक तरीके से आपको प्रेजेंट करना है,
और ये हम ज्यादा फॉलो कर लेते हैं कई बार, और ये निकल के कहां से आया, तो ये इसी स्लैब रेट से निकल करके आया। ओके, नाउ अब सर हम इसी केस में, लेट अस सपोज इसी केस में हम मिस्टर एक्स की एज ले लेते हैं 62 ईयर्स, एक्स की एज ले लेते हैं 62 ईयर्स, और एक्स की टोटल इनकम ले लेते हैं 24,50,000। कंप्यूट टैक्स पेबल। तो क्योंकि सर इसकी एज 62 ईयर से ज्यादा हो गई है, तो हम आपसे पूछेंगे कि ये तो बताओ कि मिस्टर एक्स रेजिडेंट है या फिर मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि अगर मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होगी वो 2.5 लाख होगी। अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होगी। तो मैं ये मान लेता हूं कि वो अब की बार रेजिडेंट है, यानी उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। तो सर कैसे होगा? नाउ गवर्नमेंट कह रही है कपूर साहब, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो जिसकी एज 60 हो गई हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर देखो 250 की जगह 3 लाख, यानी कि अप टू 3 लाख उसकी इनकम नील हो जाएगी। और यहां पर सेकंड कैटेगरी में 3 to 5% रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये 250 का 50 यहां चला गया। तो अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20%, और अबव दैट 30%। सब कुछ सेम है, केवल इसी वाली कैटेगरी में फर्क है, 50,000 नीचे से ऊपर चला गया। आइए जी निकालते हैं। अब मैं प्रेजेंटेशन को चेंज करता हूं, अब मैं ऐसे लिखूंगा, टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स, रेजिडेंट एज 62 years, assessment year 2022-23 एंड प्रीवियस ईयर 2021-22। ठीक है, थोड़ा लाइन लगा देते हैं। यहां लिखूंगा सबसे पहले फर्स्ट 3 लाख, रेट क्या है नील, टैक्स का अमाउंट कितना है नील, है ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी 3 लाख टू 5 लाख, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट 2 लाख। बताओ ये 2 लाख कैसे बना? अबव 3 लाख, अबव 3 लाख बट लेस देन इक्वल टू 5 लाख, यही कैटेगरी है 5%। तो 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000। थर्ड कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है, वो थी 5 लाख टू 10 लाख वाली कैटेगरी, तो उसको हम लिखेंगे नेक्स्ट 5 लाख, यानी मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख। इस कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है 20%, ये हो गया 1 लाख। और उसके बाद बैलेंस, बैलेंस का मतलब 24,50,000 माइनस 10 लाख, जो 10 लाख तक की इनकम है, यहां से लेकर यहां तक की 10 लाख की इनकम पे टैक्स बन गया। तो 10 के ऊपर जो इनकम है 14,50,000, उसके ऊपर 30%, 14,50,000 के ऊपर 30%, 4,35,000 और 435 प्लस 1,10,000, ये हो गया 5,45,000। और यहां पर सरचार्ज अभी भी नहीं है,
तो मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन मुझे हेल्थ एजुकेशन सेस लगाना है एट द रेट ऑफ 4%, 21,800। तो फाइनली टैक्स पेबल आ गया 5,66,800। ठीक है। नाउ थर्ड केस, अगर सर उसकी एज रेजिडेंट हो जाए और एज 80 को क्रॉस कर जाए तो उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बन जाएगी 5 लाख। तो गवर्नमेंट कह रहे कपूर साहब ये दोनों कैटेगरी जुड़ जाएंगी, यानी अप टू 5 लाख नील हो जाएगा। तो ये 20 की कैटेगरी वेरी सीनियर सिटीजन के केस में उड़ गई। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के ऊपर 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। यानी कि सर अगर इसी केस में हम कह दें रेजिडेंट एज 84 इयर्स, टोटल इनकम 38,60,000, टैक्स निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि सर भाई ऐसे ही हम चार्ट बनाएंगे। यहां उसका नेम लिखेंगे, असेसमेंट ईयर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर लिखेंगे। लो, जितना आप प्रेजेंटेशन अभी सीख पाओ सीख लेना। यहां लिखेंगे टोटल इनकम 38,60,000, ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद टैक्स पेएबल, फॉर्मेट की अभी चिंता नहीं है। टैक्स पेएबल तो मैं लिखूंगा, क्योंकि रेजिडेंट है, एज भी 80 से ज्यादा है, तो बोलो फर्स्ट 5 लाख, फर्स्ट 5 लाख तक नील। यहां परसेंटेज है, ये हो गया नील। उसके बाद क्योंकि पहले की दोनों स्लैब यहां मर्ज हो गई हैं, अब लिखूंगा नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी थी सीधा 5 लाख टू 10 लाख और इसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, यानी वो इस स्लैब को पूरा पूरा पार कर रहा है। तो यहां लिखूंगा नेक्स्ट 5 लाख रेट 20%, 1 लाख। थर्ड कैटेगरी थी अबव 10 लाख, उसकी कितनी इनकम है? तो 38,60,000 में से 10 लाख माइनस किया तो उसकी इनकम बच गई नेक्स्ट 28,60,000 की जो इनकम है उस पर लगेगा 30%। यानी स्लैब बाई स्लैब आपने चलना है। पहले एक स्लैब निकालो पहले वाली, फिर दूसरी स्लैब निकालो, फिर तीसरी स्लैब निकालो, ये आपने सीखना है। 28,60,000 पर 0.3, 8,58,000, 9,58,000, health education cess at the rate of 4%, 34,320, 0, 2, 3, 8 and 4, 12, 6, 3, 9,92,320। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, वैसे तो बेटे किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ना प्रोफेशनल एग्जाम में पूछ लेते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स पेएबल अपॉन टैक्सेबल इनकम इनटू 100। अगर कोई मुझे पूछे कि इस पर्सन का एवरेज टैक्स रेट क्या है, तो मैं लिखूंगा 9,92,320 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम थी 38,60,000, 38,60,000
इंटू में 100, 9,92,320 डिवाइडेड बाई 38,60,000, परसेंटेज में आ गया 25.71%। ठीक है। तो बेटे बताने को तो ऐसा है कि मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे लगती है कि चलो अगर आपको कहीं ध्यान रह पाए, हमने नोट्स भी मेंशन नहीं किया कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं। तो टैक्स अपॉन इनकम इनटू 100 एक जनरल टॉपिक है, प्रोफेशनल एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मुझे बताइए ये तीनों कैटेगरी की स्लैब्स जो हैं वो आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? सर थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई हैं, और थोड़ी थोड़ी जब आप बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आती जाएगी। खैर इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थी। अब सीबीडीटी के सर्कुलर के ऊपर आते हैं। ये सीबीडीटी का सर्कुलर क्या कह रहा है, ये आपको काम आ सकता है एमसीक्यू में। क्या कह रहा है ये कह रहा है कपूर साहब ये देखिए, यहां लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021 और यहां लिखा हुआ है 31 मार्च 22। दिस इज माय प्रीवियस ईयर 21-22। अगर इस प्रीवियस ईयर के दौरान कोई व्यक्ति 60 ईयर्स या 80 ईयर्स को अचीव कर लेगा तो उसकी लिमिट एनहेंस हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, एक पर्सन मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1961, एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1961। ओके, तो हमें ये जानना है कि सर इस पर्सन की जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी। नहीं, मैं इसकी एज कर देता हूं 62। 1 अप्रैल 1962 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मुझे ये जानना है कि 60 इयर्स कब कंप्लीट करेगा, तो मैं इसमें 60 प्लस कर दूंगा। ये हो गया 2, 6 एंड 6 12, 0, 4, 1 अप्रैल 22। यानी कि ये 60 इयर्स कब कंप्लीट कर रहा है, 1 अप्रैल 2022 को ये 60 इयर्स कंप्लीट कर रहा है। और 1 अप्रैल 2022 ये जो डेट है ये यहां पड़ रही है प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद। इसका मतलब इस पर्सन को लिमिट 250 मिलनी चाहिए, 3 लाख नहीं मिलनी चाहिए। बट ये गलत इंटरप्रिटेशन है। जैसे हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, तो वो कंप्लीट 31 दिसंबर को हो जाता है। ऐसे ही सीबीडीटी कह रहा है कि मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूं, इस बात के लिए कोर्ट के केस मत करने बैठ जाना कि 60 इयर्स इसने कब कंप्लीट किए थे। इसने इससे एक दिन पहले ही 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए। यानी इसने 60 इयर्स एक दिन पहले, मतलब 31 मार्च 2022 को कंप्लीट किए हैं। इस दिन तो ये 61 का शुरू हो गया, तो हमें तो 60 चाहिए था। इसका मतलब इस पर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, भले बुक में आपको ना मिले। ध्यान रखना कि जो हमारी एज कंप्लीशन की डेट ली जाती है वो डेट ऑफ बर्थ से पीछे के दिन में ली जाती है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट में ली जाती है। तो इसीलिए अगर कोई एमसीक्यू आ जाए, डेट बता दें और कहें बताएं इसकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी, तो वो आपसे ये वाला छलावा कर रहा होगा और आपने उसके इल्यूजन में फंसना नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख करके दे दी है।
कोर्ट ने भी कहा है और सीबीडीटी ने भी अपने सर्कुलर में कह दिया है, 2016 में ही दे दिया गया था कि अ पर्सन बॉर्न ऑन 1st April would be considered to have completed a particular age on 31st March, that is preceding date of his birth anniversary. यानी अगर आपको ये लग रहा हो कि इसकी डेट ऑफ बर्थ तो 1st April है, तो 60 ईयर 1st April 2022 को हो रहे हैं, या 80 ईयर 1st April 2022 को हो रहे हैं, तो लॉ कह रहा है कि भाई ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ था, ईयर अगर हम देखें तो वो उससे एक दिन पहले पूरा हो चुका है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, अब मुझे आपको एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसके आगे लेके चलूंगा। बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे। मैंने आपसे कहा था कि जब जब मैं ये डायलॉग सुनाता हूं, मेरे दिमाग में हमारे इनकम टैक्स सर को याद किया जाता है। हम सब, गवर्नमेंट जो है फरवरी में हर साल बजट पेश करती है और हम सब बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं कि गवर्नमेंट ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है इसे इंक्रीज करेगी, इसको बढ़ाएगी। पर हमें दुख होता है कि भाई गवर्नमेंट ने तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, जनता का काम है हमसे उम्मीद रखना, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो हम आपकी लिमिट नहीं बढ़ा सकते। क्यों जी? किसी भी पर्सन को अगर सीट के ऊपर बैठाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे जज होगी जब वो एक्स्ट्रा कमा के देगा। सरकार भी कहती है कि निर्मला सीतारमन जी आप हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम उम्मीद करते हैं आप हमारा टैक्स बढ़ा देंगी। अब निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि पब्लिक मुझसे चाहती है कि मैं उनकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दूं, अगर ऐसा मैं करूंगी तो टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा तो भारत सरकार के खर्चे कैसे होंगे, दिक्कतें हैं। खैर, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे, कुछ इधर उधर कर देते हैं जिससे कुछ बात हो जाए। इस बार तो मैडम निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं सुना दूं, बुरा मत मानिएगा। उन्होंने कहा पेंडेमिक हुआ तो पेंडेमिक के बाद बहुत सारे खर्चे हुए, मगर हमने आपका टैक्स रेट बढ़ाया नहीं, इसी में संतोष कर लो। एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाना चाहते हो ये छोड़ो, हमने आपके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया, इसी बात से संतोष कर लो। ये उनका जवाब था कि अगर आपको हमसे राहत चाहिए। अच्छा था बुरा था मैं कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। खैर, हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दे। मैंने कहा एक नॉर्मल व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई 2,50,000 की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। 2,50,000 से ज्यादा की इनकम, लेकिन 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स लग जाता है 5%। सरकार कुछ बढ़ाएगी तो सरकार ने कहा सुनो कपूर साहब, हम आपको एक रिबेट दे रहे हैं। रिबेट का मतलब है एक तरीके से छूट दे रहे हैं, रिबेट इन टैक्स दे रहे हैं। पढ़िए जी, पहले पढ़ा देता हूं, चलो। एमसीक्यू के लिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 87 कैपिटल ए डाला गया जो कि कहता है रिबेट मिलेगी आपको 12,500 रुपए की, अधिकतम मिलेगी 12,500, यानी 12,500 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं मिलेगी। रिबेट अधिकतम मिलेगी 12,500 रुपए मिलेगी, और रेजिडेंट को मिलेगी, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, उसको मिलेगी जिसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है।
यानी दिल यहां तोड़ दिया कि रिबेट तो मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उनका एक तरीके से टैक्स सरकार ने नील किया, उनको बेनिफिट दिया, और हायर टैक्स पेयर्स को बेनिफिट नहीं दिया, या सभी टैक्स पेयर्स को बेनिफिट नहीं दिया। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट होना चाहिए, जिसकी कुल इनकम डिडक्शन देने के बाद डज नॉट एक्सीड 5 लाख, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसे रिबेट दी जाएगी, टैक्स में छूट दी जाएगी। कितना? 100% ऑफ टैक्स पेबल की छूट दी जाएगी, या फिर 12,500, विच एवर इज लेस। इसका मतलब मान लीजिए उस व्यक्ति का टैक्स बन रहा था 5,000 रुपए, तो गवर्नमेंट कह रही है 100% ले ले, 5,000 माफ। उसका टैक्स बन रहा था सर 10,000 रुपए, तो सारा का सारा 10,000 माफ। पूरा का पूरा टैक्स आपका माफ होगा, लेकिन एक लिमिट लगा रहे हैं 12,500 तक के अंदर अंदर। ठीक है, तो 2.5 लाख से लेकर अगर हम 5 लाख रुपए तक जाएं तो बीच में 2.5 लाख रुपए की इनकम की प्रोविजन बन सकती है, और उस पर 5% निकालें तो 12,500 बन सकता है। तो सरकार कह रही है जितना टैक्स बनेगा, अगर वो 12,500 के अंदर अंदर है तो आपका टैक्स हम माफ कर देंगे। हाउएवर एज पर सेक्शन 112A, ये एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें टैक्स का रेट कुछ अलग होता है। दिस रिबेट शेल नॉट बी अलाउड। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में टैक्स का रेट 10% है, वहां पर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। और हमारे पास एक बहुत बेहतरीन किताब होती है, डॉक्टर वी.के. सिंघानिया, टैक्समैन की बुक है, वहां एक लाइन लिखी है कि रिबेट आपको लॉटरी इनकम में भी नहीं मिलेगी। तो ये कहां से उन्होंने लिया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत रिप्यूटेड बुक है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये वाली बात तो सेक्शन 112A में लिखी है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब एक इसका छोटा सा पॉइंट कर ले और आज की काम को कंप्लीट करते हैं। मिस्टर एक्स, ध्यान रखना रिबेट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है। तो मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, उसकी एज कितनी ले लें सर? 62 ईयर्स ले लो, ओके। और उसकी टोटल इनकम कितनी ले लें सर? 4,82,000 ले लो। चलो, कैलकुलेट टैक्स पेबल, कैलकुलेट टैक्स पेबल निकालिए। नंबर 1, क्योंकि रेजिडेंट हैं, एज 60 को क्रॉस कर रही है, तो सबसे पहले लिखूंगा फर्स्ट 3 लाख रुपीस, क्योंकि इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, टैक्स रेट नील। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब बनेगी 3 लाख टू 5 लाख, और ये उसी स्लैब में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 1,82,000 एट द रेट ऑफ 5%। 1,82,000 5%, ये हो गया 9,100, खत्म। टोटल हो गया 9,100। तो सर इस पर क्या हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दूं? नहीं बेटे नहीं, पहले इसमें से आपने रिबेट देनी है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट किसको मिलती है? केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, याद रखना, हर किसी को नहीं मिलती, रेजिडेंट होगा तभी मिलेगी। तो इनको मिलेगी, कितनी मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स, या फिर 12,500, विच एवर इज लेस। तो इनका 100% टैक्स बन रहा है 9,100, तो पूरी 9,100 मिल जाएगी। ठीक है, और ये इनका जो टैक्स पेबल है ये 0 हो गया। तो हेल्थ एजुकेशन सेस किस पे लगाऊं? वो भी 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया।
अब आपने दूसरा पॉइंट ये सीखा कि रिबेट किसको मिलती है, केवल और केवल इंडिविजुअल को, अगर वो रेजिडेंट है तो, और अगर उसकी इनकम अप टू 5 लाख है तो। 5 लाख होगी तो भी मिलेगा, लेकिन 5 लाख को अगर क्रॉस कर जाएगी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज आपने हमारे साथ टैक्स कैलकुलेशन का एक बेसिक पॉइंट सीखा है। धीरे धीरे चलते हुए आपने एज की कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंट बात सीखी है, आपने इसमें हमारे साथ रिबेट भी सीखी है। ठीक है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी हमने आपको बताई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तो कहिए और कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू।